ईरान आगे दुनिया किस करवट बैठेगी इसको तय करे। ईरान के शासकों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ टक्कर लेनी है तो अपनी जनता का दिल भी जीतना होगा। ये लड़ाई एक तरह से शिया और सुन्नी लड़ाई भी बनती जा रही है। ईरान को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ईरान एक चुनौती भरकर उभर रहा है। ईरान में दुनिया का 20 से 30% तेल है, आप उसको हथियाना चाहते हैं। इजराइल और ईरान में जो घमासान युद्ध पिछले शुक्रवार से चल रहा है, आप सब वाकिफ हैं। सोशल मीडिया खोलिए, यूट्यूब खोलिए तो पहला न्यूज इजराइल और ईरान के संदर्भ में ही आता है। मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का छात्र नहीं हूं, इसलिए अंदर की क्या कहानी है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूं कि इजराइल कैसे बना 1948 में, कहां से लोग आए, कैसे बसाया गया और कैसे धीरे धीरे करके जो फिलिस्तीन है उसके पूरे इलाके में एक तरह से कब्जा हुआ। हमास को निपटाया गया, फिलिस्तीन को तबाह किया गया, हिजबुल्लाह, जॉर्डन, तमाम ऐसे संगठन, सीरिया, सबसे इजराइल का एक तनाव बना हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद अब सीधा टक्कर ईरान से हो रहा है। ईरान भी जवाबी हमले लगातार कर रहा है। इन युद्ध के कारणों को तो समझेंगे ही, लेकिन साथ साथ ईरान और इजराइल का क्या है इतिहास और इस युद्ध के केंद्र बिंदु में क्या है, जो दिख रहा है वही है या और कुछ भी है, ये भी समझने की कोशिश एपिसोड में होगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम है। शमसुल इस्लाम साहब हैं, हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ऑथर, एक्टिविस्ट हैं। और चूंकि मेरी जानकारी बहुत विस्तृत इस पर नहीं है, सोशल मीडिया पे जो देखता हूँ उतना ही जानता हूँ, इसलिए इस्लाम साहब से मैंने आग्रह किया था कि आए, हमें भी बताएं, हमारे दोस्तों को भी बताएं कि आखिर ये चल रहा है। और युद्ध फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो कि यूरोप उसका सेंटर था, अमेरिका बाद में शामिल हुआ, अब वहां पे कोई इस तरह का युद्ध नहीं हो रहा है। ये मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया, ये जो कंट्री है, यही वॉर जोन क्यों बना हुआ है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर, जय भीम। जी, बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद साथी। और आपने इस विषय पर बात करने का तय किया, चर्चा करने का है बहुत जल्दी, तो ये बहुत अच्छा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप जो फरमा रहे हैं कि ये इजराइल और ईरान की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं, ये यूरोप और ईरान की लड़ाई है और इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। इजराइल जो है ये हम सब लोग जानते हैं और खास तौर पे भक्त लोग उनको जानना चाहिए कि दुनिया के अंदर दो ही देश हैं जो मजहब के नाम पर बने। तो पाकिस्तान की तो वो कब्र खोदना चाहते हैं, लेकिन इजराइल को वो सपोर्ट करते हैं। ये भी समझ ले कि दोनों के दोनों धर्म के नाम पर, कि उनकी किसी किताब में ये लिखा था, उनको ये बताया गया था कि वो अलग कौम होते हैं या उनको इस जगह पे रहना है, प्रॉमिस लैंड है। जैसे जिन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ये जगह हमारे लिए पाक है, तो इसी तरह से प्रॉमिस लैंड भगवान ने उनसे उन्हें प्रॉमिस किया था कि उनको इस जगह पर बसाया जाएगा। तो वो वहाँ 7-8% थे, वहाँ किस तरह से खाली कराया गया और सारी दुनिया के यहूदी वहाँ जमा किए गए कि ये जो पुरानी बाइबल है, पुरानी तौरेत जो है, वो ओल्ड टेस्टामेंट ब्रिटेन के द्वारा सारी दुनिया शामिल थी उसमें। माफ कीजिएगा, उसमें समाजवादी रूस भी शामिल था। समाजवादी रूस भी यहूदियों से मुक्ति पाना चाहता था, उसने जहाज अपने भेजे। तो सबने जो अपनी स्टेट्स में, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जो यहूदियों को धंधा नहीं करने देते थे, दुकान नहीं खोलने देते थे, उनको किसी यहूदियों के बाहर इश्क नहीं करने देते थे, उनको लिंच कर देते थे, वो सबसे बड़े हिमायती बन गए यहूदियों के और कहा कि इनको इजराइल जाना चाहिए। और उसकी वजह हम बात कर चुके हैं बहुत पहले कि तेल निकल आया था। अच्छा, और दूसरी मजे की बात यह है, आप अभी हम ईरान के बारे में बात करेंगे, तो ईरान भी तेल का बहुत बड़ा जब बन गया कि वो तो जखीरा है वहां तेल का, तो ईरान पर अमेरिका ने हमले शुरू किया। और इंग्लैंड में, हम उसका इतिहास जानेंगे तो हमको पता लगेगा। इजराइल बनना था इथोपिया में, एबिसिनिया में बनना था, इसी बीच में तेल निकल आया, उसको यहाँ पर लेकर आ गए। ईरान का जो इतिहास जानिएगा, खासतौर पे जो हिंदुत्ववादी, जो ये अनपढ़ लोग हैं, उनको
उनको जानना चाहिए कि ईरान क्या है। और ईरान के खिलाफ आज वो मोदी साहब और उनकी सरकार जो है इजराइल को सपोर्ट कर रही है, और ये आपस में जंग बंदी हो उस प्रस्ताव को भी वो एब्सटेन कर रही है। लेकिन अगर आप जानेंगे, ये हिंदुत्ववादी जानेंगे कि ईरान क्या देश रहा है, और मैं चाहूंगा कि पहले मैं उस पर ही बात करूं। तो ये यूरोप लड़ रहा है, और यूरोप ने इससे पहले इराक को खत्म किया, क्योंकि वहां का जो सद्दाम हुसैन था, सद्दाम हुसैन के बारे में आपके जो भी सवाल हैं और जो भी बात हो सकता है, लेकिन सद्दाम हुसैन पहला आदमी था जिसने कहा कि हम डॉलर के अंदर तेल नहीं बेचेंगे, हम किसी दूसरी करेंसी के अंदर तेल बेचेंगे। ईरान ने ये किया था कि हम डॉलर को, हम अमेरिकी कंपनियों और ब्रिटिश कंपनियों के जरिए तेल नहीं भेजेंगे। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को जो हटाया गया था, उस पर मैं आऊंगा, जरा बहुत सारी बातें हैं और हमने जल्दी जल्दी इस पर करना है। जरा सा मैं भारत के जो अपने सुनने वाले हैं, हमारे जो बहुजन खासतौर पर इस बात को समझ ले कि ईरान दुनिया की बहुत पुरानी सभ्यताओं में से है जी। ईरान सचमुच के अंदर, ईरान का जो इतिहास है वो तलवार और जीतने और हारने का इतिहास नहीं है। मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको, और हम कितने अनाड़ी, कितने अनजान है सच्चाइयों को लेके। हम में से कितने लोग जानते हैं कि फारसी और संस्कृत के अंदर बहुत सिमिलरिटी। हाँ जी, यानी आपने कहा था कि हम इस पर बात करेंगे, तो आज मैं सुबह से उसमें लगा हुआ था, डॉक्टर रतन लाल जी। तू, पर्शियन का तू जो है त्वम संस्कृत में, की पर्शियन में, संस्कृत में का, ना पर्शियन में, संस्कृत में ना, यक एक, यक फारसी में एक, मैं पहले जो बोल रहा हूं वो फारसी का और दूसरा संस्कृत का, दो दो, सह त्रि, चार चतुर, पंज पंजन, बुजुर्ग वृहत। जी साथी। और उसके बाद जन जनी, मर्द मर्याद, शौहर शोशुर, मादर मात्र, पितर पितर, परिंदा पतंग, मार 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 यानी सांप, वर्म कीड़ा, क्रम कृम कृमि, जंगल जंगल दोनों एक है, मेवा फ्रूट, मेव संस्कृत के अंदर। तो इसको हमको रेशा रिश यानी रूट जिसको कहते हैं, उसके बाद फ्लावर गुल गुला, गोश्त गोशाद, इसको हमको जानना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो देश है, ये हम में से कितने लोग जानते हैं कि फारसी जो है, अकबर के जमाने से मुगल राज के खत्म होने तक फारसी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अगर आप फारसी नहीं जानते हैं तो आप पूरे 500 साल का लगभग इतिहास, चाहे वो संस्कृत में लिखा गया हो, हिंदी में लिखा गया, उर्दू में लिखा गया हो, और फारसी में तो लिखा जाता ही था, गालिब फारसी के शायर थे बुनियादी तौर पर। इसको हमको अच्छे तरीके से समझना होगा। उनकी सबसे शानदार पोएट्री जो है वो फारसी के अंदर है। अच्छा, अब इस ईरान के साथ क्या होता है, ये ईरान असल में एक ऐसा देश था जो ज़ोरास्ट्रियंस जहां पर रहते थे, जो आग की पूजा करते हैं, आग की पूजा करने वाले लोग रहते थे। और यहाँ पर 7वीं शताब्दी के अंदर ये वहां पर एक बहुत पुरानी साम्राज्य था, उसको सासानियन साम्राज्य कहते थे। ये बहुत ही पावरफुल इलाका था, ये पूरा आज की जो अरब दुनिया है और ये सेंट्रल एशिया है सारा, और ये बताया जाता है कि बहुत अच्छा शासन चलाते थे। और ये 7वीं शताब्दी के अंदर वहां पर इस्लाम आया, और इस्लाम जाहिर है कि वो तलवार और उसके जरिए आया और उन्होंने ईरान को जीता। लेकिन जो इस देश के गवार और जाहिल, गवार नहीं, जाहिल जो भक्तों को बताना चाहता हूं कि वो ये बात करते हैं, अरे अरबों से बहुत नफरत करते हैं, वो इस्लाम से बहुत नफरत करते हैं कि जो अरब देश से आया। ये और बात है कि अरबों के जो सारे शेख हैं वो
मोदी साहब के खास दोस्त हैं और उन्होंने अपने अपने देशों के जो सबसे बड़े अवार्ड हैं वो मोदी जी को दिए हैं। और मोदी जी काफी पिकनिक मनाने वहां पर जाते रहते हैं। वहां पर हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर भी कतर के अंदर या अबू धाबी के अंदर खोला गया है। लेकिन जरा शायद सा अबू ये धाबी। कि जो इस्लाम से नफरत करते हैं और वो सोचते हैं कि इस्लाम बड़ी दादागिरी की चीज है, इरानियंस ने मुसलमान होकर अरब इस्लाम धर्म के जरिए इस्लाम मजहब के तहत जो अरब संस्कृति आ रही थी, जो अरब कल्चर आ रहा था, उसके खिलाफ दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन किया, कल्चरल आंदोलन। मुझे लगता है दुनिया में उससे बड़ा कोई प्रतिरोध आंदोलन सांस्कृतिक नहीं है। इस आंदोलन को कहते थे शुओबिया। शुओबिया का मतलब होता है लोग, नेशन। और बहुत बहुत लंबी, ये इसको पढ़ना चाहिए अपनी शुओबिया, इस फारसी का लफ्ज है ये। और इसमें देखिए क्या हुआ कि पूरा देश इस्लाम के झंडे तले आ गया, लेकिन जो वहां के इंटेलेक्चुअल थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो पोएट थे, जो मुसलमान हो गए थे और आलिम थे, वो जो क्लर्जी थी, उन्होंने ईरान के जी फ्राइडे का जो खुतबा है हम वो फारसी में ही रखेंगे, वो खुतबा जो है वो अरबी में नहीं रखेंगे। डॉक्टर रतनलाल जी, हमने जानना चाहिए, जो ये कहते हैं सारे मुसलमान एक होते हैं, मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं, ये तो उम्मा है सारी एक जगह हो जाती है। और यही मुसलमानों के अंदर जो कट्टरपंथी है वो भी यही कहते हैं हमारी उम्मा है, हम तो सब एक है। वो कोई एक नहीं होते हैं। इन लोगों ने 500 साल से ज्यादा जो स्ट्रगल किया, उसमें खुतबा हम फारसी के अंदर पढ़ेंगे, हम अरबी में नहीं पढ़ेंगे। सैकड़ों कवि, सैकड़ों राइटर, सैकड़ों मौलवी, सैकड़ों मुसलमान आलिमों का कत्ल किया गया, उनको फांसी दी गई कि तुम वहां क्या हुआ कि अरबी जो है वो इस्लाम की भाषा हो गई, आपने अरबी में करना ही करना होगा। और आपने जो खुतबा पढ़ना है, क्योंकि ईरान अब खलीफों के तहत आ गया था, अरब के खलीफों के तहत आ गया था, तो आपने उसके खिलाफ। अच्छा, ये क्यों हुआ इस तरह का क्यों हुआ? क्योंकि फारसी जो इस्लाम से बहुत पहले की भाषा है, और वो एक ओल्ड फारसी थी, फिर मॉडर्न फारसी आई, उससे पहले एक मिडिवल एज की फारसी थी। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ईरान कितना एक कल्चरली कितना महान देश है कि इसके जो क्या कहते हैं रतनलाल जी, जो क्लासिक्स हैं, जो एपिक्स हैं, एपिक्स को क्या कहेंगे? महाकाव्य जो है, जरा उनके नाम सुनिए। दीवाने हाफिज, गुलिस्तान सादी, ये पोएट्री है। लैला और मजनू जी, शाहनामे जो है फिरदौसी का, ये लगभग महाभारत के बराबर की किताब मानी जाती है। शीरी, खुसरो व शीरी, यूसुफ व जुलेखा, बोस्तान सादी, रुबाइयात खय्याम, दुनिया में सबसे ज्यादा जो अनुवाद हुई है दुनिया की भाषाओं में ये किताबें हैं। ये ताकत थी फारसी लैंग्वेज की। उन्होंने कहा कि हम अरबी नहीं अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इतनी रिच भाषा थी। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे जो मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं वो फारसी से मिले हुए आते हैं। अच्छा, एक बात और आधुनिक ईरान की, डॉक्टर दलाल जी, जो हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर एक मुसलमान डायनेस्टी जिसको पहलवी खानदान कहते हैं, उसका राज हुआ। और ये सन 1925 के अंदर रजा शाह पहलवी वहां का शहंशाह बना। ये एक अफसर था वहां के, एक बड़ा जो रजवाड़ा था उसकी फौज के अंदर, और उसने ये पहलवी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। और उसके बाद इनको अंग्रेजों ने, यूरोप की ताकतों ने इनको किसी वजह से नाराज हो गए तो इनको निकाल के बाहर किया, इनको एग्जाइल कराया और इनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को बिठाया। जो मैं इस देश के लोगों को बताना चाहता हूं, ये मोहम्मद रजा पहलवी अपने आप को आर्यन कहता था, वो अपने आप को आर्यन किंग कहता था।
उसने सन 1967 के अंदर अपने आप को शहंशाह किंग ऑफ किंग्स घोषित किया, और उसके बाद आर्या मेहर अपने आप को, मैं लाइट ऑफ आर्या हूं, मैं आर्याओं का चिराग हूं, ये उसने अपना नाम रखा, ये नाम रखा। और ये काफी अंग्रेजों के साथ रहता था, लेकिन थोड़े से ये जो शख्स है, थोड़ा सा इसमें जज्बा था कि मैं अपने ईरान के लिए कुछ करूं, उसकी जो संपदा है उसको बचाकर रखूं और उसको लूट से बचाऊं। तो इन्होंने एक बहुत प्रगतिशील प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मुसद्दिक उनको अपॉइंट किया, और इन्होंने सन 1951 में इनको अपॉइंट किया। डॉक्टर रतनलाल जी, इन्होंने सबसे पहले आकर क्या किया कि सारी जो तेल कंपनियां थी, वो तेल कंपनियां कौन चलाते थे? फ्रांस की तेल कंपनियां चलाती थी इनके तेल के कुएं, इंग्लैंड की तेल कंपनियां चलाती थी, अमेरिका की शेल चलाता था, बर्मा शेल चलाता था, अमेरिकी ऑयल कंपनी चलाती थी, फ्रांस की ऑयल कंपनी चलाती थी। इसका उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। और आप जानते हैं हमारे बाबा साहब भी कहते थे कि राष्ट्रीयकरण नहीं करोगे तो देश के लोगों की हालत सुधारी नहीं जा सकती। स्टेट सोशलिज्म की बात 1947 में कर रहे थे जी। नेशनल बैंक, एग्रीकल्चरल लैंड। पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, उसी में कह दिया था, और वो पढ़ना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ना चाहिए उसको। तो मुसद्दक साहब के खिलाफ सन 1953 के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका सब ने मिलकर उनका तख्ता पलट कराया, उनका तख्ता पलट करा दिया। मैं जरा इतिहास इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि हम आज वहां क्यों हो रहा है, वो कट्टरवाद और वट्टरवाद तो है। कट्टरवाद तो इजराइल में उससे ज्यादा दुनिया में कहीं नहीं है। उसके बाद सऊदी अरब में से ज्यादा कट्टरवाद क्या होगा, उसकी मैं अभी मिसालें दूंगा। तो ये असल में वो तेल पर कब्जा करने का। और दूसरी बात यह है कि ईरान एक ऐसी जगह पर है जहां दुनिया के दो हिस्सों में बांटने के लिए एक रास्ता है। एक उसको क्या कहते हैं, गल्फ उसको खलीज कहते हैं। गल्फ जो है वो अगर बंद हो जाए हरमुज की जगह, तो वो सारी दुनिया जो है, सारा धंधा बंद हो जाएगा। तो उस ईरान से उसको भी आजाद कराने के लिए है इसको। आप देखिए पनामा नहर को लेके जो लड़ाई चल रही है, वो सारा जो है पनामा को लेके भी जो चल रहा है, सुइस कैनाल को लेके जो जंगें की थी और अपने मिस्र के खिलाफ, वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो ये रजा शाह पहलवी जो थे, लेकिन ये बहुत जालिम थे, बहुत जुल्म कर रहे थे, लाखों नौजवानों को मार दिया था। कोई भी जो इस्लाम को मानने वाला होता था उसको वो फांसी दिलवा देते थे, जेल के अंदर डाल देते थे, और इसको भागना पड़ा। और एक बात जो सारे वृत्तांत के अंदर गायब है, ये मोहम्मद रजा शाह पहलवी जो था, इसके खिलाफ सबसे जबरदस्त आंदोलन चला रहे थे वहां के सेकुलर इरानियंस, कम्युनिस्ट इरानियंस, सोशलिस्ट इरानियंस, और इस्लामी जो शिया कलर्जी थी वो भी साथ थी, बड़े पैमाने पर साथ थी, वो भी बहुत कुर्बानियां दे रही थी। लेकिन ये जो आयतुल्लाह खुमैनी साहब हैं, वो उनको देश से निकाल दिया गया था। तो और ये जाकर इजिप्ट के अंदर रहते थे। तो ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और सेकुलर नौजवान लड़के लड़कियां थी जो हजारों की तादाद में फांसी पर दिए जा रहे थे, सैकड़ों फायरिंग के अंदर मारे जा रहे थे, जेलों में डाल दिए गए थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उनमें से बहुत सारे लड़के कोयटा के रास्ते भारत में यूनाइटेड नेशंस के पासपोर्ट लेकर यहां पर आए थे। मैं उनको जानता हूं, मैं उनके साथ रहता था, हमारे घर पर आकर टिके थे। उनको रिफ्यूजी के सर्टिफिकेट के पासपोर्ट दिए गए थे यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी की तरफ से। तो जब ये लगा, अमेरिका को लगा, इंग्लैंड को लगा, जर्मनी को लगा कि ये तो कम्युनिस्ट टेक ओवर कर लेंगे, तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब को एयर फ्रांस के चार्टर्ड जहाज में इनको 1 फरवरी 1979 को, मोहम्मद रजा शाह पहलवी भाग गया 16 जनवरी 1979 को, और 1 फरवरी 1979 को खुमैनी साहब को वेस्ट की सारी एजेंसीज ने मिलकर इनको पेरिस से यहां पर अवतरित कराया, ताकि
वो प्रीएम्प्ट कर सके। वो जो कम्युनिस्ट टेक ओवर होने जा रहा था, एक बार इन्होंने मुसद्दिक को हटाया था और उसको मुसद्दिक को ये कहते थे कि वो कम्युनिस्ट है, वो तूदे पार्टी जो ईरान की कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे ताल्लुक रखते हैं और उनका ताल्लुक था भी, तो ये इनको यहां ले आया गया। लेकिन बात यह है कि आज जो सबसे पहला सवाल हमने यूरोप से करना है कि खुमैनी साहब को कौन लेकर आया था। ईरान की जनता को आपने कहां अपना नेता चुनने दिया था जब खुमैनी साहब को आपने बाहर एग्जाइल करा दिया था और खुमैनी जाकर इजिप्ट के अंदर रहने लगे थे, सीरिया के अंदर रहते थे और बाद में इनको पनाह दे दी गई थी फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर रहते थे। तो आपने चुनने नहीं दिया, आपने इनको लेकर आया और आज आप ये कह रहे हैं कि वो तो इस्लामवाद कर रहे हैं, वो तो इस्लामी टेररिज्म है, वो तो सारी दुनिया के लिए खतरा है। अरे आप ही तो लेकर आए थे, उसामा बिन लादेन को कौन लेकर आया था? वो आप लेकर आए थे। तो आप किसी दिन किसी को पैदा करोगे और कहोगे कि अब हम इसको मारना चाहते हैं। लेकिन एक बात यहां पर समझने की, हमारे बहुत सारे प्रगतिशील साथी जो गलती कर रहे हैं कि वो ईरान और इजराइल को दोनों को एक साथ रख रहे हैं कि दोनों के दोनों जालिम देश हैं, दोनों के दोनों जालिम देश है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि यूरोप जो फैशिज्म और नाजिज्म के खिलाफ लड़ा, क्या वो भी कोई क्रांतिकारी देश थे? नाजिज्म और हिटलर से उनका क्या अंतर था? कोई अंतर नहीं था। नाजिज्म और फैशिज्म उन्होंने ही पैदा किया था, कैपिटलिज्म ने पैदा किया था। लेकिन इतिहास में बहुत सारी जगह ऐसे मोड़ आते हैं कि जब आपने जो जालिम तरीन होता है उसके खिलाफ आपने एक एकता करनी पड़ती है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये आयतुल्लाह नाम के जो लोग हैं, इन्होंने ईरान का सत्यानाश कर दिया, इसको जेल के अंदर डाल दिया, लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। आपने जो हालत की है, मैं उसका एक उदाहरण बताता हूं। जो मैंने अपनी एक किताब, ईरान पर मेरी एक किताब है, उस पर उनका जो मैंने उनको डेडिकेट की है मेरी किताब, वो ये जी डॉक्टर हुमा दराबी। जब ये खुमैनी का राज आ गया, रुहुल्लाह खुमैनी का, तो क्या किया गया कि औरतें जो हैं वो मरीजों को नहीं देखेंगी, लेडीज। अच्छा, आपको ये बताना चाहता हूं, ईरान और इराक ऐसे दो देश थे जिसके अंदर बच्चियां बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर थी, साइंटिस्ट थी, इंजीनियर्स थी। ये वहां पर यह है कि जो औरतों ने बहुत बड़ी तादाद में तालीम हासिल की थी। इन्होंने इस जमाने में अफगानिस्तान में भी था। जी 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 जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये हुमा दाराबी ने क्या किया, जरा सुन लीजिए। ये तेहरान में ताजरिश चौक है, 21 फरवरी सन 1994 को वो एक नारा लगाते हुए, नारा था तानाशाही का नाश हो, स्वतंत्रता जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद। फिर सुन लीजिए, हुमा दाराबी जो एमएस थी, जो यानी बहुत बहुत पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, एमबीबीएस नहीं थी, एमएस थी, वो उन्होंने अपना जो उनको मजबूर किया गया था कि तुम बुर्का ओढ़ो, बुर्का उतारा, एक हाथ के अंदर पेट्रोल का कैन लिया, पेट्रोल का डिब्बा लिया और नारा लगाते हुए तानाशाही का नाश हो, स्वतंत्रता जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद करते हुए वो वहां ताजरिश चौक पर आई 21 फरवरी 1994 को। और जब तक ये खुमैनी या ईरान के इस्लामी गार्ड उन तक पहुंचते, उनमें कब्जा करके उन्होंने अपने आप को तेल डालकर आग लगा लिया। और ये केवल एक उदाहरण नहीं है, उसके बाद बहुत नौजवान लड़कियों ने अपने आप आत्महत्या की। हम जानते हैं इस बात को, हम इस बात को जानते हैं कि ईरान है जी कुछ दिन पहले अभी भी एक घटना घटी है जी, अभी एक लड़की, हाँ, कई लड़कियों ने किया है। और उसके बाद जर्नलिस्ट को जिस तरह से मारा गया है और जिस तरह से आज के जो शासक हैं वहां पर वो अलग थलग पड़ गए जनता से। जनता लड़ाई में शामिल होने नहीं आ रही है। इसको समझना पड़ेगा, जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। तो उसके बाद जिनको कुछ अवार्ड वगैरह, आपने ईरानी फिल्म दुनिया के अंदर तहलका मचा रही हैं, सामंतवाद के खिलाफ, लूट के खिलाफ, घरों के अंदर जो अत्याचार है उसके खिलाफ, इस्लामी परिवार के अंदर जो अत्याचार है, जो भेदभाव है उसके खिलाफ। लेकिन उनको वहां जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इजराइल इसलिए इससे बदला ले रहा है। इजराइल के अंदर क्या हो रहा है?
इजराइल के अंदर जो काले यहूदी हैं, इजराइल के अंदर जो इथोपियन यहूदी है, इजराइल के अंदर जो ब्राउन सेंट्रल एशिया से और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से यहूदी आए हुए, वो नंबर 2 के नागरिक हैं। अभी 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 जो एक जर्नलिस्ट ने बताया कि जब ईरान की मिसाइलें वहां जा रही हैं तो बंकर्स के अंदर जो गोरे यूरोप से आए हुए जो यहूदी हैं उनको छुपने के लिए पहला नंबर लगाया जा रहा है, दूसरे जो यहूदी हैं वो बाहर सड़क पर पड़कर उन्होंने मिसाइलों से मारना है। ये सारी खबरें यहूदी जर्नलिस्ट दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करके रखा है फिलिस्तीनियों का, आपने गाजा के अंदर क्या करके रखा है। गाजा सबसे बड़ा दुश्मन था, हमास सबसे बड़ा दुश्मन था। अब जो है आप कह रहे हैं कि नहीं ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है, तो ईरान के शासकों से इनका झगड़ा नहीं है। ईरान जो एक ताकत बनकर उभरा है, ईरान कहता है हम तेल का धंधा अपना करेंगे, और भारत भी ईरान से तेल खरीदता है, गैस लेता है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि जो एक आरएसएस का कोई आदमी है जर्नलिस्ट जिसने कहा कि वो जो ईरान का प्रेसिडेंट है वो सुअर का बच्चा है, कुछ इस तरह की बात कही थी किसी ने। लेकिन ये जानते हैं कि भारत का जो एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अगर अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान और इंडिया वो पाइपलाइन आने दें, ईरान से पाइपलाइन आने दें गैस की, यहाँ पर जिसको 20 साल से जो लटकी पड़ी है। तो बात यह है कि आप ईरान के साथ ईरान को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ईरान एक चुनौती भरकर उभर रहा है। ईरान में दुनिया का 20 से 30% तेल है, आप उसको हथियाना चाहते हैं। ईरान ऐसी जगह पर है जहां दुनिया की शिपिंग को कंट्रोल करता है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं। और आपके पास सबूत नहीं है कि उनके पास बम है। ये गबार्ड आरएसएस की महिला है जो आजकल सिक्योरिटी चीफ है अमेरिका की। 3 साल पहले इसने अमेरिकन कांग्रेस को बताया, जब ये इसकी सरकार थी, इससे पहले जो डेमोक्रेटिक पार्टी का है, कि उनके पास कोई बम नहीं है, उनके पास कोई बम, जबकि 70 से ज्यादा बम इजराइल के पास है जिस पर कभी चर्चा नहीं की जाती है। और आप जो है क्या खुमैनी को मार रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं। वहां पर जिस तरह से आप गाजा के अंदर आप कर रहे हैं, आप फिलिस्तीन के अंदर कर रहे हैं, आप सीरिया के अंदर कर रहे हैं, तो इसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और दूसरी बात यह है कि एक और चीज जो समझने की है बहुत ज्यादा जरूरी, कि जो इस्लामी देश हैं अरब दुनिया के, वो सारे इजराइल के साथ है, सारे अमेरिका के साथ है इस खत्म कराने में। और ये लड़ाई एक तरह से शिया और सुन्नी लड़ाई भी बनती जा रही है। आप जी, ये सऊदी अरबिया जो है, सऊदी अरब कितना जबरदस्त जनाब जनवादी देश है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। औरतें कार के अंदर चलाना, ड्राइविंग तो छोड़ दीजिए, कार के अंदर अगली सीट पर नहीं बैठ सकती हैं ड्राइवर के साथ जी, वो रात को कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं। उसके बाद आप जो है परसों 7 साल के मुकदमे के बाद एक पत्रकार को फांसी दी गई है, नौजवान को, तुर्की अल जासिर, 14/6/2025 को। आज है 17, 3 दिन पहले दी गई है, 7 साल के बाद। ये जर्नलिस्ट थे और ये अरब देशों में विद्रोह, सऊदी अरब के अंदर और अरब देशों में औरतों के अधिकार और करप्शन पर सोशल मीडिया पर लिखते थे। अखबार तो वहां चलाने नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं करने दिया जाता है। उनको 7 साल के बाद, सारी दुनिया के कहने के बावजूद आप ऐसा ना करें, इनको फांसी दी गई है। और उससे पहले हम सब लोग जानते हैं कि जमाल अहमद हमजा खशोगी, वो क्या थे जरा सा समझ लीजिए। वो एक बहुत बड़े पत्रकार थे, वो मिडिल ईस्ट आई और वाशिंगटन पोस्ट के कॉलमिनिस्ट थे, वो अल अरब न्यूज चैनल के जनरल मैनेजर और एडिटर इन चीफ थे। लेकिन वो जो सऊदी अरब का जो अभी किंग बना है और उसका जो बाप था, जो बादशाह, क्या मैं नाम उसका भूल रहा हूं, उसके खिलाफ बहुत लिखते थे, उनकी अय्याशी के, उनके इजराइल के साथ दलाली और ये सब के बारे में लिखते थे। ईरान की
अमेरिका की दलाली के बारे में लिखते थे, इनको अपहरण करके 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी अरब के सिफारत खाने में ले जाया गया, एम्बेसी में ले जाया गया डॉक्टर नतार अली। इनको वहां चॉपर से इनका कीमा बनाया गया। ये बहुत बहुत अमीर आदमी थे, उनका कीमा बनाया गया और कीमा बनाने के बाद उसको पैकेट्स के अंदर करके बाहर लाके उसको डिस्पोज ऑफ किया गया। आज तक उनका कोई हिस्सा नहीं मिल पाया। ये वो आदमी, ये वो सऊदी का किंग है जो आज वो बैठा है। तो आप ईरान की बदमाशी, ईरान के अत्याचार पर आप बदला लेंगे, आप तो उससे कहीं ज्यादा, मतलब ईरान का तो कहीं नाम नहीं आएगा अपने 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 जो कुछ किया है। और ईरान के शासकों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ टक्कर लेनी है तो अपनी जनता का दिल भी जीतना होगा। ये सिर्फ आपके पास हथियारों की टेक्निक और ये सब होगा तो आप उसी से नहीं जीत सकते हैं। और ईरान को मैं सचमुच में सलाम करना चाहता हूं कि वो अकेला लड़ा है, अकेला। वही बात है, अकेला लड़ रहा है। तमाम साम्राज्यवादी ताकतों के एक, भारत उसके अंदर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, कतर शामिल है, इजिप्ट शामिल है, अबू धाबी शामिल है, यूएई शामिल है, सब शामिल है और अकेला लड़ रहा है। और अगर ये खत्म हो गया, अगर ये खत्म हो गया, ईरान हार गया, तो फिर किसी को कोई बचाने वाला नहीं। और बदकिस्मती से ये रूस और ये सारे जो हैं, ये सब भी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। चीन की भी यही स्थिति है। तो क्या सारी दुनिया के पैमाने पर हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और ईरान आगे दुनिया किस करवट बैठेगी इसको तय करें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए और बहुत ज्ञान वर्धक ये बातचीत रही। दोस्तों पूरा देखिए इस वीडियो को, और इस कॉन्फ्लिक्ट का जो इतिहास है वो समझने के लिए देखना बहुत जरूरी है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। जी धन्यवाद भाई साहब।